सो वेलकम टू द पॉजिटिव वाइब। पॉजिटिव वाइब में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है गुंजन स्वामी। काफी चर्चित फेस है जिनको आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं एक बार गुंजन के मुंह से सुनाना चाहूंगा कि गुंजन का प्रोफेशन क्या है, गुंजन क्या करते हैं। तो गुंजन बताइए एक बार अपने बारे में कि आप क्या करते हैं। मेरा नाम गुंजन है जी। और मैं प्रोफेशनली सिंगिंग का काम करती हूँ और स्केचिंग का भी काम करती हूँ। सर के पास मैंने सबसे पहले अपना एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं आई थी स्टार्टिंग में तो अनजान थी। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है तो यहाँ पे आके मैंने अपना फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड भी किया था। और यहाँ पे आने के बाद ना जितनी ज़्यादा मैं फेमस हुई उसके बाद लोगों ने मुझे जाना, मैंने अपने फैंस को देखा, इतनी ज़्यादा फेमस हुई तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सिंगिंग के इस करियर के अंदर अगर सपोर्ट मुझे कहीं मिला है तो सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस चीज़ में। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच टू यू बिकॉज यू जस्ट अप्रिशिएट मी। सो थैंक यू सो मच गुंजन, थैंक यू सो मच अगेन। सिंगिंग में आप किसने अप्रोच किया कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए को? सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली का हाथ है और फैमिली में बात करें तो सबसे ज़्यादा पापा है। पापा की तो देखो सब बच्चियां प्यारी होती है। जी बिल्कुल। मम्मी का हाथ क्यों नहीं है, क्या रीजन रहा? नहीं, मम्मी का भी हाथ है, पूरी फैमिली का प्रॉपर हाथ है उतना काम करने का। लेकिन पापा का इस फेस में था कि मतलब कहीं बाहर जाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए कहीं मम्मी घबराती थी कि नहीं जाना, रिकॉर्डिंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अकेली जाएगी। लेकिन पापा का ये था कि हाँ जहाँ भी रिकॉर्डिंग करनी है अपन चलेंगे, तेरे सारे रिकॉर्डिंग का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आगे बढ़ना है तो बस बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। देखो मम्मी का कहना भी क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था। हाँ। क्योंकि आजकल का जिस तरह का जो माहौल है माहौल उसके अकॉर्डिंग मम्मी सोचती कि यार कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ जाएंगे, बच्ची है, लड़का हो तो बात अलग होता है ऐसा। क्योंकि हमारे घरों में ऐसा होता है कि लड़की मतलब घर में रहे तो ठीक है, बाहर ना निकले। आजकल गांव में सबसे ज्यादा यही सोच बन रखी है। यही है। और क्या कर रहे हैं सिंगिंग साथ साथ में आप? सिंगिंग के साथ साथ जैसे मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ और वैसे स्केचिंग का काम करती हूँ। स्केचिंग का काम करते हैं? हाँ। तो स्केचिंग के आपने कोई कोर्स किया है क्या स्केचिंग का? नहीं। कोर्स नहीं किया? नहीं। तो फिर कहाँ से सीखा स्केचिंग का काम? घर से ही। घर से ही? हाँ। ऑनलाइन सीखा या फिर ऐसे ही? नहीं, ऑनलाइन का तो उस टाइम ये था कि फोन देखने को ही नहीं मिलता था। अच्छा, प्रैक्टिकली सीखा आपने? हाँ प्रैक्टिकली। टाइम बहुत ज्यादा लगा। अगर जैसे मैं क्लासेस वगैरह लेके टाइम पे करूँ तो उस हिसाब से तो मैं शायद 3-4 महीने में स्टार्ट कर लूँ। अच्छा। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि फ़ोन देखने को नहीं मिलता था और जो बुक्स में वगैरह जो भी आता है बस उसी को देख के बनाओ, या फिर पापा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, किसी और का सर खाना कि ड्राइंग में कुछ जानते हो तो बताओ। तो उसमें प्रैक्टिस करते करते कम से कम 8 साल लग गए मेरे को। 8 साल लगे। देखो एक्चुअली में कितना मुश्किल होता ना कि जब फैमिली में कोई दूसरा ना रहे आपके जैसा, तब क्या उस माहौल में कुछ कर आगे निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा। क्लासेस किए क्या स्केचिंग की कुछ? अभी जैसे ओपन कर रखी है मैंने क्लासेस। अच्छा, ओपन कर रखी है? हाँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि भाई कुछ बच्चे ऐसे मेरी तरह बहुत सारे होंगे जो मतलब प्रॉपर्ली सीख नहीं पाते, उनके मन में तो बहुत ज्यादा है सीखने को, लेकिन अब क्लासेस कहीं है नहीं, पूरे डिडवाना में, आसपास के कहीं गाँव में नहीं है। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो मैं क्लासेस ओपन करती हूँ और जहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। बस वही चीज़ है कि भाई जो बच्चे मेरी आस में रह रहे थे ना कि भाई हम भी सीखें, आगे बढ़ के कुछ बने, तो उनके लिए एक छोटा सा बस कोचिंग सेंटर खोला है कि चलो बच्चे वहाँ पे आके थोड़ा बहुत आगे जाने उसके बारे में। तो ये कोचिंग सेंटर आपने कहाँ पर खोल रखा है, कहाँ पे ओपनिंग कर रखी है? ये खोल रखा है मैंने राजपूत छात्रावास है ना, डिडवाना में क्या? हाँ डिडवाना में जी। एप्पल स्कूल के पास में। अच्छा, नियर बाय एप्पल स्कूल के पास में आपने ड्राइविंग का खोल रखा है? हाँ। अच्छा। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है, मतलब यानी किस सिंगर को लाइक करते हैं आप? मैं लता मंगेशकर जी मैम है, उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। देखो लता मंगेशकर की तो लगभग पूरी दुनिया ही फैन है। हाँ। तो कुछ उनकी आवाज़ में 2 लाइन सुना दीजिए जो आपका फेवरेट गाना रहे। पक्का बिल्कुल। उनका पहला सॉन्ग था जो मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा पहला सॉन्ग था उनका एक, जो मैंने रिकॉर्डिंग भी किया था यहाँ पे आके, तो अच्छा। वो फैंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़रूर सुनाऊंगी मैं। सुनाइए। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से
से नैना लागे रे। वाह गुंजन वाह, चार चांद लगा दिया आपने, क्या बात है। थैंक यू थैंक नहीं यू। बड़े कमाल का गाते हो आप। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि कैसा गाया दीदी ने, बहुत कमाल का गाया सच में। सोच करते होंगे आप गाने वाने कॉन्सर्ट करते होंगे? कॉन्सर्ट, हाँ, जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग की ना, उसके बाद में काफ़ी कॉन्सर्ट के मेरे पास ऑर्डर आए थे और मेनली फेमस आप ही से हुई थी मैं। तो उसके बाद में मैंने कम से कम 3 या 4 कॉन्सर्ट कर लिए थे। क्या एक्सपीरियंस है आपके कॉन्सर्ट का? कॉन्सर्ट का बहुत फनी बोलूँगी मैं। फनी? हाँ, क्योंकि डिफिकल्ट तो होता ही है कॉन्सर्ट का, उसमें उतनी मेहनत करनी रहती है, उधर जाके गाना गाना, रात भर उतना। लेकिन फनी इसलिए बोलूँगी कि कुछ कुछ ऐसे कोइंसिडेंस वहाँ हुए जो देख के मुझे शायद मेरा स्ट्रगल जो था ना उसमें, मैं उसको एक बार मैंने उसको साइड में रख दिया और मैं बस उस मोमेंट को जी रही थी। मतलब ऐसा क्या फनी था वहाँ पे? एक बार डिडवाना में कॉन्सर्ट हुआ था, तो उसमें खाने का प्रोग्राम वगैरह भी था, तो लेट नाइट तक था, शाम को था। तो हमें बोला गया था कि शायद 2-3 घंटे तक कम से कम आपको गाना गाना है और उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं भी मिनिमम 2-3 घंटे का सोच के मैं मिनिमम 3 या 4 गानों की रिहर्सल करके आई थी कि ठीक है इतने टाइम तक हो जाएगा। लेकिन उधर जो ऑडियंस थी उनको इतना ज़्यादा गाना पसंद आया कि वो खाने को छोड़ के बस स्टूल लेके बैठ गए और कुछ तो सो भी गए थे उधर गाने सुनते सुनते। डिमांड करने लगे गानों की? हाँ, गाने की डिमांड करने लग गए। जैसे फाल्गुनी जी पाठक का मैं गाना गा रही थी और वो गाना था चूनर मेरी उड़ उड़ जाए। अच्छा। तो उस गाने को सुनाने के बाद में एक दूसरे सिंगर का भी था सॉन्ग, लेकिन वो बार बार मुझे ही बुला रहे थे और बोल रहे थे कि फाल्गुनी पाठक का ही कोई दूसरा गाना सुनाओ, और अपनी तरफ से कोई और डिमांड करने लग गए और आधे से ज़्यादा तो गाने सुनते सुनते वहीं पे सो गए। उनकी मतलब खाने की प्लेट हाथ में है और वो सो रहे हैं आराम से। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट लगा उस टाइम। होता है कभी कभी ऐसा, तो क्योंकि जब क्या है कि सिंगर अपना गाना गाता है ना, हाँ। तो कुछ बातें ऐसी होती जो दिल को छूती है, और फिर क्या लेट नाइट हो जाती है ना, तो फिर तो नहीं कि जैसे मान लो कि हम मैंने खाना खा रहे हैं, हाँ। तो वैसे नींद भी फील होती है। नहीं, वो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बच्चे हैं और उनको जैसे माँ लोरी सुनाते हैं तो वो सो जाते हैं ना, हाँ, तो मुझे उस टाइम वो माँ वाली फीलिंग आ रही थी। उस हिसाब से। तो अभी कैसे चल रहा है करियर में आपके? करियर अभी बस ऊपर नीचे चल रहा है। लाइफ में ना अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन हाँ। कभी हार नहीं माननी चाहिए। सही। सही ना? हाँ। लेकिन एक बात है, आप एक छोटे से गांव से निकल कर और यहाँ तक पहुँचना एक यानी बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें मोस्टली सबसे बड़ा हाथ क्या है कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो सपोर्ट करते हैं। आपके जैसे पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे गांव में जिनको क्या है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं पेरेंट्स करते, सपोर्ट नहीं कर पाते। तो वो गांव तक ही सीमित है। लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें उनको भी, ठीक है, तो वो लाइफ में पता नहीं क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। सही। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जब सपोर्ट करोगे उन सबको, तो क्या पता आपको अपने बच्चे में कुछ बेहतर चीज़ देखने को मिले जो आप सपोर्ट ना करके शायद देख नहीं सकते। जैसे आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं ड्राइंग के करियर में आगे बढ़ी, सिंगिंग को लेके आगे बढ़ी, मैं अपने लिए खुद के लिए कुछ कर पा रही हूँ। अगर उनका सपोर्ट हुआ है तभी मैं वो सारा काम कर पा रही हूँ। अगर सपोर्ट नहीं कर पाते तो आज मैं भी कहीं गाँव में बैठी रहती, और शायद इस एज में तो मेरी शादी की बात चल रही होती। बट मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी की लाइफ में। अगर वो सपोर्ट दे रहे हैं तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप उन्हें सपोर्ट दोगे और वो कहीं उसका गलत फ़ायदा ना उठा लें, तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर सपोर्ट दे रहे हो तो आपके बच्चे ये ज़रूर सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में है तो हम उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गुंजन, ये बताओ मुझे, घर में कौन कौन आपके? घर में हम 5 जने हैं, पापा मम्मी और मैं हूँ, और एक भैया मेरे से बड़े हैं और एक छोटे हैं। सबसे ज़्यादा शरारती कौन है घर में? सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ। आप ही शरारती हो? क्योंकि मैं सबको परेशान करती रहती हूँ। मतलब मेरे लिए ये है कि घर में कोई भी चुपचाप ना बैठा रहे, कुछ भी करो, वो बातें करो, चाहे कुछ भी करो, बस करते रहे। सारे चुप बैठ जाते हैं, मेरे पता नहीं अजीब सा कुछ मन में उठ जाता है कि मैं सबको परेशान करके कुछ ना कुछ बोलने के लिए मजबूर कर दूँ। मतलब वाली एक्टिव रहते हो? हाँ। हाँ, मम्मी ये बोलते हैं मुझे बहुत बार कि इसमें ये इतना खाती नहीं जितने इसमें एनर्जी आ जाती है ऑलरेडी। नहीं, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, एनर्जी वाली चीज़ ना होनी चाहिए। और ये बताइए मुझे, क्या और कौन कौन गाना गाते हैं आपके अलावा? मम्मी को छोड़ के सारे। पापा भी गाते हैं? हाँ, पापा तो मतलब मल्टी टैलेंटेड है। पापा तो कभी कभी, जैसे मैंने बहुत बार देखा, चुपके से सामने किसी की नहीं गाएंगे,
पापा फीमेल की वॉइस में भी बहुत बार गाने गाते हैं। जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं बाथरूम सिंगर। हाँ, बाथरूम सिंगर। तो वो बाथरूम सिंगर टाइप में ही है, लेकिन बाथरूम में नहीं गाते, बेडरूम में गाते हैं। बेडरूम में, और जहाँ भी वो अपने खुला काम माहौल को, मिले। हाँ, जहाँ भी वो एंजॉय करते हैं ना अपने काम को, तो वो भूल जाते हैं कि कितनी भीड़ है या कौन देख रहा है, नहीं बस वो अच्छा, गाना कहीं भी गा गाते लेते हो हैं। ना? हाँ। ये चीज अच्छी है। तो गुंजन, आपको किस तरह के गाने पसंद है? मुझे वैसे तो सारे गाने ही पसंद है, लेकिन मोस्टली मुझे 80s और 90s के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। इन पुराने टाइप के? हाँ, पुराने टाइप के, और जैसे मारवाड़ी भी बहुत सारे पसंद है, लेकिन मारवाड़ी में ये है कि मुझे याद नहीं रहता, उनके लिरिक्स मैं भूल जाती हूँ। मारवाड़ी एक्चुअल में क्या है कि मुझे नहीं लगता कि आजकल किसी लड़के को मारवाड़ी गाने समझ में आते होंगे। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत शुद्ध तरीके से मारवाड़ी के वर्ड उसमें लेते हैं, और उतने से शायद मुझे भी नहीं आते। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि हम क्या कि पेड़ वैसे मारवाड़ी बोलते हैं हमें, लेकिन हम क्या जानते नहीं उतने मारवाड़ी वर्ड्स। जितने जो वर्ड गाने में यूज़ किए जाते हैं ना, उतने। आप अपने लाइफ में गानों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा देती हूँ। जैसे गाने इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं एक बार के लिए तो खुद को ही भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ। गाना गाते गाते खुद को भूल जाते हो? हाँ। होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि जब हम मान लो गाना गा रहे हैं ना, तो हमें उस धुन में खो जाना चाहिए कि पास में क्या और आसपास सब कुछ भूल जाना चाहिए। वैसे इनफैक्ट होता है, मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं गाना गाती गाती कहीं बैठ जाती हूँ, खो जाती हूँ गाने में, और मम्मी आके पीछे से टपली मार बोलती क्या करती है। मैं कभी कभी ऐसा होता है, रसोई में कोई काम कर रही होती हूँ, गाना गाती गाती भूल जाती हूँ कि क्या काम कर रही हूँ, कभी रोटी जल जाती है। तो उस चीज को लेके मम्मी भी बहुत बार बोलते हैं कि गानों में खो जाती है पागल। मतलब खाना बनाना आता है गुंजन आपको? हाँ। अच्छा, एक बात मतलब, मम्मी के हाथों से कभी पिटे हो आप? बहुत बार। ऐसा कोई नहीं होगा जो मम्मी के हाथ से नहीं हाँ, मैं तो ये बात बोलूंगी कि भाई जिसने मम्मी के हाथ की पिटाई नहीं खाई उसने कुछ नहीं खाया। उसको उस चीज का एक्सपीरियंस कभी होगा ही नहीं। मतलब पहले तो बहुत अजीब सा लगता था कि यार मम्मी ऐसे गलती पे ऐसे चांटा मार देते हैं ये वो, लेकिन अब थोड़ा बड़े हो गए ना, तो मम्मी भी अब थोड़ा डांटना वाटना मम्मी का कम हो गया, तो उस चीज को थोड़ा मिस भी करते हैं कि अभी मम्मी होते ना पुराने वाले, जब हम छोटे होते तो मम्मी इतने में लगा देते एक थप्पड़ तो। नहीं, पुराने वाले वो वाले है तो मम्मी वही। हाँ, हम बड़े हो गए। लेकिन सीन क्या है कि हम बड़े हो गए, और बड़े होने के साथ साथ थोड़ी सी क्या मेच्योरिटी आती है बच्चे में, आती है कि यार हम ये चीज सीख गए तो नहीं हटेगा भाई। हाँ, मम्मी भी सोचते हैं कि भाई है ना, जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब इन पर हाथ उठाना या फिर डांटना ज्यादा सही नहीं रहेगा। हाँ, ये बात भी सही है। तो गुंजन, अब फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, संगीत को लेकर, गानों को लेकर? गानों को लेकर तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं लोगों की नज़रों में एक ऐसी इमेज बना लूँ अपनी, कि जैसे आज अरिजीत सिंह जी फेमस है, श्रेया घोषाल जी मैम जो है वो फेमस है, तो वैसे ही मेरा एक नाम रहे कि एक छोटे गांव से एक लड़की आई थी जो सिंगिंग के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ गई है कि आज उसके गाने सब लोगों को पसंद आते हैं, सब सुनते हैं, और सब सुन के ये बोलते हैं कि मैं इन्हें जानती हूँ, ये उस गांव के हैं, इनके मम्मी ये है वो है। और मेन चीज़ ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत जो है वो मुझसे बने थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही जैसे बात। हम छोटे होते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये अच्छा उनकी लड़की है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होने के बाद में मेरे पापा को बोले कि ये गुंजन के पापा है। होना भी चाहिए, क्योंकि आप क्या है कि पापा को ना प्राउड फील करवाना चाहते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, और गाने के क्षेत्र में थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहती हूँ कि जैसे अभी जैसे रैप सॉन्ग वगैरह सारे ये सब चल रहे हैं, तो उनमें थोड़ा मैं 80s और 90s वाला थोड़ा तड़का डालना चाहती हूँ। बिल्कुल गुंजन, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, और जो आपकी सोच है ना वो एक यानी कि आगे बढ़ने की सोच है, और हाँ। क्या होनी भी चाहिए। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपने सपना सोच रखा है। हाँ, भगवान करे आपके शब्द ठीक है। सच हो जाए। और दूसरी बात ये गुंजन, जो आप करेंगे पापा मम्मी का जो आप नाम रोशन करेंगे ना, हाँ। तो वो एक बात ही अलग होती है वो तो होती है। ना। तो गुंजन, आपको कभी ऐसा लगा है, वैसे हुआ आपके साथ कभी कि आप कहीं पे गए हो और आपको लगे कि आप गुंजन हो गया? हाँ, वैसे- बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। हाँ, मुझे मतलब जैसे कहीं मैं डिडवाना में कोई काम के लिए जाती हूँ और कहीं शॉप पे चले जाती हूँ, तो वो बच्चे बोलते हैं, जैसे उनके बच्चे वगैरह बैठे रहते हैं तो वो इशारा करके बोलते थे पापा देखो। और ऐसा 2-3 बार इंसिडेंट भी हो गया है। डिडवाना में मैं एक शॉप पे गई थी और उन अंकल ने बोला कि ये ना आप गुंजन हो क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, आप कैसे जानते हो? तो कहा ना मेरी बेटी आपका वो जो गाना है ना पिया तो से नाना लगे रे, वो पूरे दिन गाती रहती है।
और इतना गाती है वो, एक राग तो फिक्स लेके बैठ जाती है, वो वही गाती रहती है पूरे दिन। और बोलती है पापा मेरे को तो बर्थडे पे उन दीदी से मिला देना। लेकिन मुझे क्या गाते हैं आप, सच में कमाल का गाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा गाते हैं। जो आपके साथ में पढ़े हुए बच्चे हैं, हाँ। जो आपके क्लासमेट्स रहे हैं, हाँ। तो उनके बारे में बताओ। वो आपको जब कभी मिलते हैं तो आपसे कुछ कहते हैं कि यार गुंजन आप बहुत यहाँ पहुँच गए और हम अभी तक यहीं पढ़े हैं? वो तो मुझे ऐसे बोलते हैं एटीट्यूड क्वीन बन गई है। क्योंकि मैं जब उनके साथ पढ़ती थी ना, मेरा स्टार्टिंग से ऐसा है कि मैं कभी क्लास में इतना शोर वोर नहीं करती थी। कि मतलब मेरा वो था कि बस स्कूल में हूँ तो बस अगर टीचर के सामने मेरी इमेज बन रही है तो एक सिंसियर बच्चे की तरह मेरी इमेज बननी चाहिए। वो एक होता है ना सबसे आगे रहता है हर एक चीज वर्क वगैरह करने में। वैसे थे आप? तो मैं मेरी क्लास में वैसी थी, किसी का इनकम्प्लीट रहता था तो मेरा कंप्लीट रहता था पूरा। तो उस टाइम बच्चों को मैं बड़ी सीरियस लगती थी, मुझसे आगे कोई चला के बात नहीं करता था ये वो। फिर उनको पता चला कि अच्छा ये काम ये करती है, गाने गाती है, स्केचिंग करती है। तो कुछ कुछ का तो जवाब मेरे पास ये आया कि देखो आता था ये सब सारा काम करना, कब आया, हमें तो बताया ही नहीं तूने। और कुछ ने तारीफ भी करी है कि बढ़िया है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और कुछ का वही जवाब, एटीट्यूड आ गया है, बात ही नहीं करती आजकल तो पुराने दोस्तों से। तो बस यही हाल है अभी दोस्तों का। ऐसा होता है ना कि यार ये लड़की आगे बढ़ गई है, लड़की आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो हाँ। ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं क्या आपके? जेलसी वाले तो हाँ। मतलब नहीं थे इतने फ्रेंड हमारे टाइम में, जितने भी फ्रेंड थे सारे सपोर्टेड थे। लेकिन हाँ कुछ एक दो थे जिनको मतलब मेरा काम करना पसंद नहीं था। उनकी सोच भी थोड़ी वो वैसी थी कि भाई लड़कियां काम नहीं करती, लड़कियों को तो बस चूल्हा चौका और ये सब काम करना था। तो उनका ठीक है, मैंने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी कह दिया कि बस देख लेना आगे जो भी होगा अपने आप जवाब मिलता रहेगा। गांव में जो गांव का माहौल है, हाँ। जो गांव की पड़ोसी है, आस पड़ोस जो भी रहते हैं, हाँ। कुछ कहते नहीं कि यार लड़की क्या कर रही है, गांव की लड़की आपने जो काम मतलब घर का करवाना चाहिए और आपने पता नहीं किस फील्ड में डाल दिया लड़की को, तो ऐसा कुछ कमेंट आते हैं क्या गांव में? बहुत बार आते हैं और ये सारे फेस भी कर रखे हैं। मेरे से ज़्यादा तो पापा ने किए हैं, क्योंकि कुछ कुछ तो इतने मतलब मैं बेशर्म वर्ड यूज़ में लूँगी कि इतने बेशर्म होते हैं कि वो आके बोल ही देते हैं पापा को घर पे कि आपको ये सब नहीं करवाना चाहिए, आपको तो इसको घर में रखना चाहिए। और बेटी को इतने रात रात भर, कभी कॉन्सर्ट वगैरह होते थे तो रात को आते थे हम और पापा, तो उनको बस ये पूछ रहे थे कि भाई इतना कौन सा काम इम्पोर्टेंट जो इतनी रात को आने लगे। कभी कभी अकेली भी आती थी तो उनका फिर वही मुझसे पूछते थे कि कौन सा काम कर रहे हो जो इतना लेट आना पड़ रहा है, कोई इतना काम नहीं करता जो रात को आना पड़े और वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ को भी फेस किया। लेकिन मेन चीज़ वही है ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना, तो कोई दूसरा वाला हाँ भले ही मन में सोच रहा हो वो दूसरा कुछ भी कहे उससे क्या कितना ही मतलब है? सोचे, वो कहते हैं ना 4 लोग क्या सोचेंगे, क्या करना अपन को, घर वाले 5 लोग अच्छा सोच रहे हैं, बट बढ़िया है। देखो मैं इतना जानता हूँ कि इंसान है ना, इंसान अपनी लाइफ में अगर कुछ कर रहा है तो लोग ताने मारने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। लेकिन सीन क्या है, हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है वो इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। और ये सोचना है कि भाई जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में, हमारी फैमिली अपने साथ में है, तो फिर लोग क्या बोले कुछ नहीं सोचना, बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लोगों को क्या है फिर बस तो वो एक गाना है ना, मुझे अभी जस्ट एक गाना याद आया कि वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 2 लाइन सुना दो फिर। 2 लाइन सुना दो फिर गुंजन। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। क्या बात है गुंजन, क्या बात है, कमाल कर गए। थैंक यू। अच्छा आप रियाज करते हो क्या डेली गाने पे? नहीं रियाज भी नहीं करते, फिर भी इतनी अच्छी आवाज आपकी। नहीं, बहुत बार ऐसे मेरा गला जो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत बार ऐसा होता है मैं कुछ नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा या थोड़ा सा गर्म पी लेती हूँ ना, वैसे बैठ जाता है। फिर उसको सही करने के लिए हाँ मुझे 1-2 गाने गाने पड़ेंगे ताकि वो आवाज़ वापस उतनी हो जाए। बाकी रियाज वगैरह नहीं करती, इतना टाइम नहीं मिल पाता, काम में इतना लगी भी रहती हूँ कि फिर जैसे ही थोड़ा फ्री होती हूँ मैं तो सोने का सोचती हूँ सीधा। सिंगिंग क्लासेस आपने कभी ली है, ज्वाइन करी है, या फिर घर बैठ के सीखे सारा कुछ आप? नहीं, क्या कहानी इसके पीछे? सिंगिंग क्लासेस कभी नहीं ली। मेनली तो वही था कि जब मैं छोटी थी ना तो पापा स्टूडियो पे काम करते थे घर पे, तो अच्छा। उनको भी थोड़ी आदत थी, जैसे मैंने बताया आपको,
उनको पहले से बहुत आदत थी कि वो गाने सुन के फिर काम करते थे। तो जब से मैं पैदा हुई थी तो मेरे को भी वो धीरे धीरे थोड़ी लत लगने लग गई, गाने सुने बिना सोना नहीं, खाना नहीं। तो बस तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ते पड़ते फिर वो फिक्स वो गाने थे पापा के कुछ अच्छे पसंदीदा, तो वो चलते रहते थे, तो धीरे धीरे याद होने लग गए। तो जब भी वो चलते थे फिर धीरे धीरे उनके साथ मैं गाने लग गई। तो वैसे करके थोड़ी आवाज़ वैसे सेट हो गई, और थोड़ा प्रैक्टिस भी एक तरीके से कह सकते हो कि मैंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस किया, और प्लस क्या कि आप गाने में इंटरेस्टेड है, हाँ और फ्यूचर आप अपने गानों में देखते हैं। हाँ। घर पे कैसा माहौल होता है गानों को लेकर? आप जैसे मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं ना घर पे गाकर ही कुछ चीज के लिए बोलते कि मम्मी ये लेकर आओ। हाँ मैं मम्मी बिल्कुल वो लेकर वैसी आओ। हूँ। तो आप कैसे कैसे बोलते हैं घर वालों को? मैं बहुत बार जैसे मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला नहीं कि ऐसे भी गाने होते हैं, या कुछ कुछ गाने होते हैं जैसे किशोर सर के गाने हैं, लता मैम के गाने हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो सुनने के बाद में पता चल रहा है कि कोई बातचीत हो रही है हमारे बीच में। अच्छा। तो मैं उन गानों को इतना स्ट्रांगली याद कर लेती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अब मेरी किसी से अगर ऐसी बात होगी तो मैं गाना ही गाऊंगी। जैसे मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं ये गाना गाती हूँ, अच्छा तो हम चलते हैं। फिर जैसे भैया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं मेरे से, तो फिर वो पूछते हैं फिर कब मिलोगे, फिर मैं बोलती हूँ जब तुम कहोगे। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है गानों के बीच में। मतलब गाने का माहौल अच्छा रहता है फैमिली में? बहुत ज्यादा। गाने के गाने सुन लेते हैं, एंजॉयमेंट हो जाता है। हाँ मतलब मम्मी का ये रहता है कि पूरे दिन चिल्लाती रहती है बस, क्योंकि वो थोड़े वो है कि मैं फिर गाना गाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे को धीरे गाना है। मेरे लिए फिर वो कॉन्सर्ट हॉल बन जाता है। होना भी चाहिए ऐसा। कभी गानों को लेकर आप स्ट्रेस हुए हो? स्ट्रेस गानों को लेके तो नहीं हुई हूँ। नहीं होता ना कि यार ये गाना मैं सीख पाऊंगी, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, हाँ टाइम बहुत लगेगा। बार एक गाना ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ उस गाने के लिए। भूल भुलैया मूवी का एक सॉन्ग है आमी जी तुम्हारा। हाँ वो गाना मुझे इतना इंस्पायर करता है, मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे अगर सारे गाने आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहा, उसकी वो जो ताल है वो मुझे क्यों नहीं आ रही। मैं लिख लिख के याद करती रहती हूँ। डिफिकल्ट गाना काफी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और बहुत बार प्रैक्टिस भी करती हूँ, कहीं ना कहीं सुर छूट जाता है क्योंकि प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर रखी मैंने, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ वो गाना ज़रूर है जो मैं सीखना चाहूँगी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो गाना सुनाना फिर। जी पक्का ज़रूर। अच्छा कौन कभी स्कूल में ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कुछ फनी रहा हो म्यूजिक को लेकर? बहुत सारे हुए हैं। मेन एक फनी बहुत ज़्यादा है कि मैं उस टाइम शायद 6th ग्रेड में थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, अपनी दिलवाना में ही है मॉडल स्कूल। तो अच्छा। उस टाइम हमारे गांव में बहुत बड़ी बात थी कि लड़की को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं तो अच्छी पढ़ाई होगी। तो पापा को भी ये था कि हाँ चलो पढ़ाई वगैरह अच्छी होगी, और मेरे उधर ये था कि उधर थे म्यूज़िक टीचर, मुझे म्यूज़िक दिख गया तो मेरे लिए पढ़ाई एकदम साइड में हो गई। और उस साल मेरी रैंक आई थी शायद 5th या 6th रैंक। तो फिर 6th क्लास में? हाँ तो उस टाइम मेरी 5th या 6th रैंक आई होगी क्लास के अंदर। तो उस टाइम पापा भी थोड़े नाराज़ हुए थे। तो पापा का ये था कि भाई पूरा म्यूज़िक में ही तूने ध्यान लगा लिया, पढ़ाई में देखा ही नहीं, 5th और 6th रैंक आ गई तेरी। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं करना, रहने दो, म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करो। फिर वापस गांव वाली स्कूल में डाल दिया उस टाइम गुस्से गुस्से में। अच्छा। फिर धीरे धीरे तो उनको पता चला कि ये नहीं छोड़ने वाली म्यूज़िक में लगी रहेगी, इसको ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक। तो उसके बाद उन्होंने टोकना थोड़ा कम कर दिया। फिर उनके भी ये था कि चलो सपोर्ट करना है, आगे अगर बढ़े नहीं बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बस सपोर्ट करना है। स्कूल में म्यूजिक क्लास थी क्या आपके वहाँ पे? 6th क्लास में? हाँ उस टाइम सर थे एक सर्वेश्वर जी सर, वो हारमोनियम और पियानो बजाना सिखाते थे उस टाइम। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हारमोनियम में था क्योंकि बेसिकली मैंने वही देखा है हमारे गांव में बजाते हुए, जब भी कोई सिंगिंग वगैरह के लिए आते हैं तो मेरे मन में वही था कि चलो सीखना है। फिर पता चला कि पियानो भी होता है, ढोलक वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो हारमोनियम सीखा आपने? हाँ कहाँ तक सीखा? बजा सकती हूँ जितना सीखा। बजा सकते हो, गाने पे बजा सकते हो अपने? हाँ गाने पे बजा सकती हूँ, और जैसे पियानो पे थोड़ी कम प्रैक्टिस है। और मेरे साथ ऐसे बेसिकली बहुत ज़्यादा बार होता है ऐसे कि पियानो उस 1 साल में सीखा था और हारमोनियम भी उसी टाइम सीखा था। उसके बाद में हम घर पे लेके नहीं आए थे प्रोफेशनली, पापा ने कहा कि चल मैं तेरे को दिला दूँ ये वो। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं कहीं वो भूल ना जाऊँ, तो खाली बैठी रहती थी तो दीवार पे नॉर्मल जैसे
टिप्स से ऐसे ऐसे करती रहती थी, इमेजिनेशन से कि हाँ यहाँ पे बटन वगैरह है और ये ऐसे से मेरे को दबा के फिर ऐसे ऐसे सॉन्ग मैं गाऊंगी। तो वैसे बहुत प्रैक्टिस करी हुई है उस पर। तो गुंजन, हारमोनियम आप कितने दिन में सीख गए थे बजाना? मुझे कम से कम 3 या 4 महीने लगे होंगे। 3-4 महीनों में उन्होंने मुझे कुछ गाने बजाने सिखाए, जैसे हमारे प्रेयर वगैरह होती थी। तो उन सर का ये मानना था कि अगर कोई बड़ा बच्चा गा रहा है प्रेयर, तो बजाने वाला छोटा बच्चा होना चाहिए, ताकि सब जने देखें उनको कि देखो इतनी छोटी बच्ची है और ये बजा रही है, इसको आता है, इसने सीखा है। तो मेनली उनका ये था। और सर ने आगे पूछा कि क्लास में किस किस को इंटरेस्ट है, तो मेरा ये था कि मैं क्लास से बहुत बोर हो जाती थी, क्योंकि हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में आई, तो फिर वो समझ में भी नहीं आता था। तो इसे अच्छा म्यूजिक क्लास में घुस जाऊं मैं। हाँ, मेन तो वही था। तो उस चक्कर में मैंने ऐसे हाँ भरा था, मुझे नहीं पता था सीधा मुझे पकड़ा देंगे कि आप ही बजाओ। मेन तो मेरा ये था कि मैं सिंगिंग करूंगी, लेकिन मुझे हारमोनियम वगैरह इनको प्ले करने के लिए रख लिया। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो आप यूज करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं लाइफ में? पहले तो मतलब हारमोनियम था, जब तक मुझे सबके बारे में पता नहीं चला। लेकिन अब गिटार है। गिटार सीखना चाहते हैं आप? बहुत। थोड़ा बहुत जानते हैं गिटार बजाना आप? शुरू से सीखना चाहते हो अभी आप? शुरू से सीखना चाहती हूँ, और वही बात है, गांव में कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती और ऑनलाइन देखने भी इतना समझ में नहीं आता। तो मैंने लिया था अपने फ्रेंड से एक बार गिटार बजाने के लिए, लेकिन इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो वापस दे दिया। लेकिन हाँ, सीखूंगी जरूर। अच्छा, ऑनलाइन देख के सीखा था क्या? मैंने प्रैक्टिस करी थी ऑनलाइन देखकर? हाँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस करी थी मैंने, लेकिन इतना मतलब मुश्किल हो गया था मेरे को उसको सीखना कि फिर मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक बार के लिए ड्रॉप किया कि कोई बात नहीं है, जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा पर्सनली खुद का लेके आऊँगी और कहीं से क्लासेस लेके या फिर ऑनलाइन देके वापस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी। आजकल तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत से बच्चे सीखते भी हैं। हाँ, सीखते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि सामने जितना अच्छे से सीख सकते हैं ना प्रैक्टिकली, हाँ। उतना शायद ऑनलाइन अच्छे से नहीं समझ पाते। अच्छा, क्या आप हॉरोस्कोप में बिलीव रखते हैं? पहले नहीं रखती थी, लेकिन अब मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि रखती हूँ। मतलब क्या इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में? मतलब मम्मी मेरे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। मम्मी मेरे बोलते हैं कि तेरी राशि में ये लिखा हुआ है और इन चीज़ों से इस महीने दूर रहना। तो मैं बोल देती कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे मम्मी ने बताया कि तेरी राशि में ये आ रहा है, वैसा वैसा हुआ, तो मेरे लिए फिर वो थोड़ा सीरियस हो गया कि हाँ, मुझे थोड़ा बिलीव करना चाहिए। तो जैसे मम्मी ने कहा था कि जैसे मैं 10th क्लास में थी, तो उस टाइम मम्मी ने कहा था कि तेरे लाइफ में थोड़ा चेंज होगा। तो मैंने कहा कैसा चेंज होगा? तो मम्मी ने कहा शायद थोड़ा पढ़ाई को लेके और सिंगिंग को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा बीच में। और मुझे भी ऐसा लगा कि क्या पता मम्मी ऐसे बोल रहे हो या वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। हाँ देख के है, या मेरा ये वर्ड तो बहुत फिक्स है, देखेंगे हर चीज़ में। हाँ, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। तो मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन फिर ऐसी कंडीशन हुई कि 10th के बाद में मुझे म्यूजिक और ड्राइंग दोनों को छोड़ना पड़ा एक बार के लिए। कम से कम मैंने 2 साल ड्रॉप कर दिया उन दोनों को। और उस टाइम में मेरी हालत ये थी, मम्मी बोली जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसमें कोई जिंदगी नहीं है, कोई लाश बैठी रहती है ना, वैसे बैठी रहती थी। फिर धीरे धीरे फिर वापस उस चीज़ में वापस मैंने अपनी लाइफ को वापस शुरू किया। बीच में बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उस चक्कर में थोड़ा मैंने उसको थोड़ा बिलीव किया। फिर धीरे धीरे पता चला, मैंने भी थोड़ा फिर सर्च करना शुरू किया। मम्मी के सामने तो ऐसे बोल रही थी हाँ मैं नहीं मानती ये वो, लेकिन धीरे से चुपके से फ़ोन में देखती थी कि आज का मेरा हॉरोस्कोप क्या है। फिर वैसे बिलीव भी करती थी। और जैसे अभी मेरे अच्छे दिन आए थे, तो उस हिसाब से मैंने वो पहले देख लिया था कि मेरा सिंगिंग में थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। नहीं, अच्छा ही होगा आपके। हाँ, नहीं मतलब मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, अब इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं और मैं शायद अब आगे नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैंने उसमें देखा तो मेरे भी थोड़ा वो पॉजिटिव आ गया कि हाँ चलो हो जाएगा इतना। तो फिर धीरे धीरे हुआ, तो फिर वैसे बिलीव होने लग गया कि हाँ चलो थोड़ा बहुत तो मानती हूँ मैं भी। खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता तो मैं उसको पॉजिटिव वे में ले लेती हूँ कि कोई बात नहीं, तो अपने तरीके से अच्छा कर, जो होगा बाद में देखेंगे। आपको कौन एडमायर करता है कि मतलब मुझे ये सब करना चाहिए लाइफ में? किसको देख एडमायर होते हैं आप? मुझे जैसे मतलब सिंगिंग को लेके या फिर लाइफ को लेके पूरी? सिंगिंग को लेकर जो भी है। सिंगिंग को लेके मैं सबसे ज़्यादा अगर एडमायर थी ना, तो पापा को लेके थी। और मेनली मेरे ये था कि पापा एक बात बोलते थे कि तेरे मन में जो है ना तू वो करा कर, कभी किसी और की सुननी नहीं है तुझे। पॉजिटिव सोच होती है। हाँ, जो पॉजिटिव पापा सोच कहते हैं, होती उसे है। हाँ, कहते हैं।
और मैं पहले इतना नहीं मानती थी, ठीक है नॉर्मली मैं सुन लेती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने उन चीज़ों को सीरियस लेना स्टार्ट किया तो मेरे मन में बहुत सारे काम आए, बहुत सारी चीज़ें आई कि मुझे करनी चाहिए थी। फिर मैंने गोल फिक्स किए कि मुझे ये तो पक्का ही करना है। तो धीरे धीरे जैसे मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उस चीज़ को पहले देखा कि मैं उतनी परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। मुझे लग गया मैं खुद के लिए बहुत अच्छी बन गई जब, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया कि हाँ मुझे अब करना चाहिए। अच्छा, ये जो आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, हाँ, ये सोचते हैं कि मुझे सब करना है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या reason रहेगा उसके पीछे? उसके पीछे का रीज़न मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है तो आप उसको कर सकते हो आराम से। बस आपके दिल में उतनी शिद्दत होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर मैंने सोचा है कि मुझे आज 6 घंटे पढ़ना है, तो जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं सेट नहीं करूँगी मेरे माइंड में कि नहीं बस मुझे पढ़ना है, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं ये काम तो नहीं करूँगी, कोई दूसरा और काम ही नहीं करूँगी मैं, जब तक मैं ये नहीं सोचूंगी वो मुझसे नहीं होगा। अब वो कहते हैं ना एक आलस सबसे बुरी बला है, तो वो आलस जब आ जाता है ना दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते काम को। जैसे मुझे पापा बोलते हैं कि अगर तूने कुछ सोच रखा है तो उसको 21 दिनों तक लगातार करती जा। मान लो अगर तेरी आदत नहीं बन रही है, मुझे जैसे सुबह 3 बजे उठना है और मैं नहीं उठ पाती, तो पापा बोलते हैं 21 दिन तक जैसे तैसे करके तू 3 बजे उठने की कोशिश कर। 22वें दिन, हाँ 22वें दिन अपने आप उठने लग जाएगी तू, क्योंकि एक वो कहते हैं ना आदत बनना, अगर आप किसी चीज को आदत बना लोगे, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो नहीं छूटने वाली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छी बनाना चाहते हो, आप बुरी बनाना चाहते हो, तो बस वही बात है। आपके पापा जो है, ठीक है, हाँ। उनकी एक ऐसी कौन सी बात है जो आपको इम्प्रेस करती है, प्रभावित करती है लाइफ को लेकर? पापा की तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैं तो भले ही उनके मतलब ऊपर कोई एक जो बेस्ट रही हो। हाँ, बेस्ट पापा की एक ये बात है कि अगर कोई भी काम कर रहे हो तो ये मत देखो कि कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन आपको क्या नहीं बोल रहा है। एक बार की बात है कि मैं हमारे पड़ोस में सामने एक दुकान थी, तो मैं मतलब मेरे को खाने का उस टाइम बहुत ज़्यादा शौक था। अभी आप मुझे देख अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितना खाती हूँ। बहुत खाते हो आप। लेकिन जब मैं छोटी थी तो बहुत गोलू मोलू थी, तो हमारे पड़ोस में एक दुकान थी सामने, तो उनके वो कतली का बॉक्स होता है ना रखा हुआ, तो वो रखा हुआ था, मुझे दिख गया था गलती से। दुकान में पड़ा था क्या वो? हाँ। अच्छा। तो गेट खुला हुआ था घर का, तो मैं धीरे से निकली ये देख के कि मुझे कोई देखे ना, निकल के सीधा दुकान के नीचे की साइड एक थोड़ा स्पेस था, उधर बैठ गई। मैंने एक पीस उठाया तो उन अंकल ने कहा खा लो कोई बात नहीं। खा लो। वो तो पड़ोस के थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं खा लो। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे को इतना पता नहीं था कि खाना है कि नहीं खाना, पूछ के खाऊं। तो फिर उन्होंने धीरे से बॉक्स पकड़ा दिया मुझे, पूरा का पूरा बॉक्स दे दिया? हाँ। और मैं नीचे वो स्पेस में बैठ गई। कौन थे वो ऐसे अंकल? हम तो विकास बचपन में भी खा लेते। नहीं, फिर मम्मी और सारे घबरा गए, मम्मी और सब ढूंढ रहे थे मुझे कि कहाँ गई कहाँ गई। और उन्होंने भी मजाक करने की सोची, उनके पास गए, पापा ने कहा कि गुंजन आई है क्या यहाँ पे? कहा नहीं कोई नहीं आया अभी यहाँ पे। तो कहा ना नहीं गुन्नू आई होगी कि नहीं आई। तो मेरे को नीचे बिठा बोलते हैं घर पे आपको? गुन्नू बोलते हैं? हाँ, मतलब मेरे बहुत सारे नेम है, कुछ मारवाड़ी में भी है, कुछ हिंदी में भी है। अच्छा, प्यार से गुन्नू बोलते हैं बचपन में? हाँ, गुन्नू बोलते हैं, पापा चिक्कू बोलते हैं, मम्मी मिर्ची बोलती है। अच्छा, मिर्ची। तो मैं काम ही ऐसे करती हूँ। रेड मिर्ची बोलते हैं, ग्रीन मिर्ची बोलते हैं? नहीं, बस मिर्ची, ओनली मिर्ची। हाँ, वो कभी कभी किसी के जख्मों पे लग जाती हूँ। तड़का लगाने वाली मिर्ची बोलते हैं? कभी कभी मेरी बातों से लोग जल जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कभी मैं तीखी बोलती हूँ, तो उस टाइम उन्होंने मजाक करके कहा नहीं है गुन्नू। मैंने कहा, पापा ने कहा ठीक है। और आप नीचे बैठ के खा रहे थे? हाँ, और मैं इतनी ज्यादा उसमें मतलब खो गई थी खाने में कि मैंने भी नहीं सुना कि पापा आए हुए हैं। अच्छा। और मैं पूरा बॉक्स खा गई आराम से और बैठी रही उधर। फिर धीरे से आई तो फिर पापा ने डांटा उन अंकल को इतना कि हमारा जी निकल गया था। आपने बताया कि नहीं गुन्नू इधर बैठी है, कतली का बॉक्स और दे दिया उसको। तो ऐसे बहुत सारे करामात किए हुए हैं मेरे। बचपन की जो यादें है ना, सच में यादें होती है। हाँ। अच्छा, तो बचपन को लेकर अभी हम जो बात कर रहे थे, एक मोमेंट बताओ हाँ। जो यादगार रहा हो आपका और फनी रहा हो। वैसे बेसिकली मेरे सारे जितने भी मैं हिंदी में बोलूँ तो कांड किए हुए हैं वैसे आप फनी हो ऑलरेडी। हाँ, जितने भी मेरे कांड किए हुए हैं छोटे से, तो उन सब में ज्यादातर पापा ऐड हैं। क्योंकि अगर मुझे बिगाड़ने में किसी का हाथ है तो पापा का है। मतलब देख लो, ये क्या कि अपना फेस नहीं करना, पहले फेस पापा का क्या कर रहे हैं कि मम्मी अगर आप सुन रहे हो तो हाँ, अगर आप सुन रहे हो तो मेरी कोई गलती नहीं है।
फेस में पापा क्या करूंगी हाँ, आगे? क्योंकि काफी चीजें जो मैंने मम्मी को नहीं बताई आज तक, पापा और हमारे बीच में सीक्रेट रही है, तो आज वो खुल रही है धीरे धीरे। अच्छा बताइए। मैं मम्मी को जरूर जाननी चाहिए बात। नहीं, मैं 5th ग्रेड में थी, तो मैं उस टाइम बहुत थोड़ी ऐसे, मतलब अभी जैसे हंसी मजाक भी करती हूँ, तो मैं कभी कभी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हूँ, और वो कभी कभी निकल भी जाता है। तो मैं 5th ग्रेड में थी, तो हम गाड़ी से स्कूल जाते थे, तो बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि बच्चे और रहते तो वो बिठा देते हैं साथ में। तो हमारे पास एक भैया बैठे थे, और वो शायद 6th-7th ग्रेड के होंगे, मे बी शायद 8th ग्रेड के, हाँ याद आया। तो वो बहुत शैतान थी। हम बैठे, मैं उनके पास ही बैठी थी, और जैसे हम स्कूल पहुंचे तो सारे उतर रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मेरी अगर कोई नई चीज़ है तो बस वो नई रहे, उसको खराब भी करूँ तो मैं करूँ, कोई दूसरा नहीं करे। होता है तो बच्चों में। मैं उस दिन फर्स्ट डे था, मैं न्यू शूज पहन के गई थी ब्लैक कलर के, उन्होंने अपना पैर उस पर धर दिया। किसी पापा ने? नहीं, उन्होंने, तो उन्होंने भैया ने तो भैया। मुझे गुस्सा आया। मैं उनको बोला, मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा आपको, आपने मेरे नए शूज खराब कर दिए, ये वो, मैं मेरे पापा को बोलूंगी ऐसे वैसे। तो जैसे मैं गाड़ी से उतरने वाले की, उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया पीछे से और बहुत खींचा। तो मैंने भी वही है कि मैं पीछे क्यों जाऊँ, फिर मैं भी आगे जाऊँ कि क्यों, मुझे क्यों खींच रहे हो। तो उन्होंने धीरे से छोड़ दिया, और उस टाइम बरसात का मौसम था, नीचे कीचड़ वगैरह हो रखा था। तो कौन सी क्लास की बात है? 5th ग्रेड में। 5th ग्रेड की। तो मैं सीधा धड़ाम नीचे कीचड़ में, और मैं फिर पूरा मुंह कपड़े सब भर रखे, और मैं ऐसे बैठी। अब सोचो, मैं उस सीन को विजुअलाइज कर सकता हूँ कि क्या फेस होगा आपका, कीचड़ में पूरे गिर गए थे आप। हाँ, मतलब आंखें दिख रही थी, बंदर बन गए थे पूरे। नहीं पूरा। फिर फोटोज के बचपन के दिखा देता हूँ इनको सब। नहीं तो स्कूल वालों ने फोन किया पापा को, कहा ऐसी ऐसी बात है, और बच्ची गिर गई। तो पापा आए थे कपड़े वगैरह लेके, चेंजिंग रूम में चेंज वगैरह भी किया, लेकिन मैंने पापा को पूरी बातें बताई। आज बताइए। हाँ, नहीं, उनको उस टाइम बताए थे, लेकिन उस टाइम हाथों हाथ नहीं बताई थी कि जब मैं कीचड़ में गिरी तो मेरे पास एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था, मैंने उठा के उन भैया के सिर पे दिया। पूरी बात नहीं बताई थी आपने? हाँ, तो फिर पापा ने कहा कि कैसे गिरी, तो सर को और किसी को पता नहीं था, क्योंकि गाड़ी स्कूल के बाहर थी। तो मैंने कहा बस पैर स्लिप हो गया था और ऐसे वैसे। तो उन भैया ने भी नहीं बोली, ज़्यादा नहीं लगी थी, उनके नॉर्मल ऐसे यहाँ से चमड़ी उतर गई थी, खून आ गया था थोड़ा सा। फिर उसके पेरेंट्स भी कोलिया के थे, वो आए गांव से सीधा घर पे, शाम की बात है। तो वो आके चिल्लाने लगे कि ना हमारे छोरी का तो सिर फोड़ दिया, ऐसे कर दिया, छोटी सी है, इतना कोई गुस्सा आता है क्या, पत्थर की कौन मारता है, ये रोड। मैं पापा के पीछे चुप गई। पापा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पापा है ना, वो उन्होंने मेरा बैग खींचा था, तो मैंने मारा, मेरी गलती नहीं है। पापा ने कहा तेरे पक्का गलती नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहा उनके सामने मैं ऐसा डांटूंगा तेरे को ना कि क्यों किया तूने ऐसा, सॉरी बोल भैया को, सॉरी बोल देना और रोते रोते अंदर भाग जाना। मैंने कहा ठीक है। तो पापा पूरे मिले। हाँ, तो वो आते बोला कि ऐसे क्यों किया वो। तो पापा ने कहा गुन्नू इधर आ। तो मैं आई, कहा तूने मारी थी सर पे? मैंने कहा हाँ पापा। तो कहा कि मैंने कहा गलती से लग गई। मैंने कहा उन्होंने मेरा बैग खींचा था तो मैंने मार दी। तो कहा कि क्यों किया ऐसा, और गलत बात है, सॉरी बोल भैया को। मैंने वही पापा ने बोला जो मैंने सॉरी बोल के जोर से रोते रोते अंदर चली गई। तो वो उन्होंने कहा कि भाई साहब वो तो अंदर चली गई और आपने डांटा क्यों नहीं? और पापा ने कहा छोटी बच्चे उसको क्या पता, और आपके बच्चे को बोल भाई बैग क्यों खींचा, ये वो, मेरी छोरी को बोलने की जरूरत नहीं है। पापा ने बात वही खत्म कर दी। उनके जाने के बाद पापा ने मेरे को एक बात बोली, मारवाड़ी में कहावत है कि खा पीर सो जानी, ठोक पी अंदर भाग जानी, कि खाना पीना करने के बाद में सो जाओ, और किसी को अगर मार दिया है, मारपीट हो गई तो वहां से फुर हो जाओ, भाग जाओ। वहां रुकोगे तो शायद आपकी भी पिटाई हो सकती है। ये बात सही है। क्या फनी मोमेंट बताया आपने, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जो बचपन का था। मैं कोई ऐसा शब्द दूं आपको जिसपे आप तुरंत गाना गा दोगे? ट्राई करूंगी। ट्राई करोगे? हाँ, अगर कोई मतलब ऐसे नहीं कि मुझे सारे गाने याद है, कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, पर हाँ कोशिश करूंगी उस शब्द पे अगर कोई गाना होगा तो। हाँ, आप पे सुनाओ। आप पे। आप पे? हाँ। अच्छा, हाँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको। वाह वाह, क्या गाते हो आप।
बहुत ही कमाल का। तो ये थी गुंजन स्वामी हमारे साथ। और अगर किसी को लाइव कॉन्सर्ट या फिर शोज करवाना है तो ज़रूर कांटेक्ट करें। इनके इंस्टा आईडी गुंजन स्वामी 295। तो ये जो स्केच वाले आपने जो अपने क्लासेस कर रखी है यहाँ पे डीडोना में, हाँ तो इसकी ओपनिंग हो गई है? हाँ, अभी 12 को हुई थी ओपनिंग। 12 को हो गई। तो जो भी बच्चे डीडोना के हैं जो स्केच सीखना चाहते हैं और जिनको पता नहीं कि कहाँ पर है, तो गुंजन स्वामी इंस्टा आईडी गुंजन स्वामी 295। गुंजन स्वामी 295 पे सर्च करके इंस्टाग्राम पर उसमें मैसेज कर दे और इनके बने हुए स्केच देखे पसंद आए तो आप अपना स्केच बनाओ। और अगर कोई सीखने का शौकीन है स्केच बनाने का तो इनकी स्कूल और जो अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गुंजन यहाँ Thank you. विजिट करने के लिए